नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी तो सीटेट की परीक्षा हो चुकी है। अब उस परीक्षा के बाद हमारी आगे की मंजिल क्या है, हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए आज जो है हम संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अभ्यर्थी संस्कृत के हैं या संस्कृत विषय ही जिनका एमए में रहा है और संस्कृत विषय से टीजीटी पीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप प्राइमरी से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए। चलिए, जो आप कर रहे थे वो तो आप तैयारी करते रहिए, लेकिन वो परीक्षा आपकी हो चुकी है, उसमें पेपर लीक हुआ, क्या होगा क्या नहीं है, उसको लेकर बैठने से अच्छा है कि आप अपने आगे की चीज़ों को धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाते चलिए, ताकि आप जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनको हासिल कर सके। छोटी चीज़ों को आप माइंड से हटाइए और थोड़ा थोड़ा अपना अभ्यास बनाते रहिए। तो आज हम लोग जो है संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। और जो अभ्यर्थी संस्कृत से हैं और यदि लखनऊ से हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप यदि पीएचडी के लिए इच्छुक हैं तो 31 तारीख तक एलयू में पीएचडी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसकी फ़ीस 2000 है। यदि आपको पीएचडी करना है, आप चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो अवश्य फॉर्म भरिएगा। और चलिए हम लोग जो है आज संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास कैसा रहा, क्या कैसे है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है आपका, उसे अलंकृत अलौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भागों में बांटा गया। तत्पश्चात अलौकिक संस्कृत के अंतर्गत आपके निम्नलिखित चीज़ें आई। क्या आई? संहिता लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अरण्य लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। ठीक है, तो ये सब आपके 4 जो चीज़ें हैं वो आपके अलौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे गए। अब बात आती है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृति जो है, लौकिक संस्कृत को ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं और इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भागों में विभाजित किया गया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जैसे नाम से ही है कि देखने वाले काव्य, ऐसे काव्य जिनका मंचन हो सकता है, जिनको लोग देख सकते हैं, ऐसे काव्यों को दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा गया। और श्रव्य काव्य जिनको सुना जाता है, ऐसे काव्य को श्रव्य काव्य के अंतर्गत रखा गया। चलिए हम लोग दृश्य काव्य के भेद पढ़ते हैं। तो दृश्य काव्य के आपके 2 भेद हुए, पहला रूपक और दूसरा उपरूपक। रूपक के 10 भेद और उपरूपक के 18 भेद बताए गए। ठीक है, अब देखिए रूपक के 10 भेद क्या क्या हैं। तो रूपक के अंतर्गत, क्योंकि ये दृश्य काव्य, इसके अंतर्गत नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समकार, डिम्ब, बिहा, मृग, अंक, वीथी, प्रहसन इत्यादि 10 रूपक, 10 चीज़ें आती हैं जिनका हम लोग मंचन कर सकते हैं। और उपरूपक की संख्या कितनी है? तो 18 है। चलिए, अब श्रव्य काव्य के बारे में देख लेते हैं। तो श्रव्य काव्य को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक है आपका पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। देखिए यहाँ पे कितने भागों में? 3 भागों में, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अब पद्य काव्य क्या है? पद्य काव्य के अंतर्गत 4 चीजें आई, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक, अब आपका आता है गद्य काव्य। तो गद्य काव्य के अंतर्गत कथा आई, आख्यायिका आई। कथा क्या होती है? देखिए, कथाएं भी गद्य में लिखी हुई होती हैं और कथा में कहानी और उपन्यास दोनों सम्मिलित होता है। आख्यायिका उसे कहा जाता है जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। कोई ऐतिहासिक घटना होती है तो उसे आख्यायिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कादम्बरी एक क्या है? कथा है। ठीक है, और उसके बाद है चंपू काव्य। तो चंपू काव्य किसे कहा गया? चंपू काव्य वे रचनाएं हुई जिनके अंतर्गत गद्य पद्य मिश्रित चीज़ें लिखी गई। ऐसे काव्यों को चंपू काव्य कहा गया, जो ना खाली गद्य में लिखा गया ना खाली पद्य, यानी दोनों मिलाकर लिखा गया। तो ऐसे काव्यों को चंपू काव्य कहा गया। अभी आपने पढ़ा था पद्य काव्य के भेद। तो पद्य काव्य के 4 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। ये सभी पद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्य 2 है, विकसनशील
जिसे जिसके अंतर्गत महाभारत आता है, और अलंकृत जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है, रामायण आता है। चलिए अब देखिए, अलंकृत जो अलंकृत महाकाव्य हैं उनको 4 भागों में बांटा गया। रोमांचक, ऐतिहासिक महाकाव्य, और आपका पौराणिक महाकाव्य, और शास्त्रीय महाकाव्य। शास्त्रीय महाकाव्य, पौराणिक महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य, रोमांचक। शास्त्रीय यानी जो शास्त्र इत्यादि पर, पौराणिक यानी जो पुराण पर आधारित होते हैं, ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती हैं ऐसे महाकाव्य, और जैसे रघुवंशम हुआ, है ना, तो ये सब। और रोमांचक जो प्रेम कथा इत्यादि पर आधारित होती हैं, इस तरीके से। तो 4 भागों में अलंकृत महाकाव्य को बांटा गया। तो नमो नमः मित्रों, मेरे हिसाब से आपको ये प्रयास मेरा सही लगा होगा, और आपको थोड़ा सा कम समय में संस्कृत साहित्य के बारे में संक्षेप में चीज़ें पता चल गई कि कैसे किसका क्या विभाजन हुआ है। जब हम किसी चीज़ को न्यू से पढ़ते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा समझ में आती है। अचानक से आपको कुछ बताए ही ना कि एक सीता थी, एक गीता थी, कहते मर्डर हो गया, तो ये नहीं, बीच की घटनाएं जब आप देखते हो तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन जब आपको घटनाएं स्टार्टिंग से पता होती हैं, और फिर आपको उसमें इंटरेस्ट जागता है कि अब इसके बाद क्या होगा, जैसे सीरियल इत्यादि है, आप जब देखे रहते हो तो आपको लगता है हाँ इसके बाद अब क्या होगा क्या होगा। तो वही सेम चीज़ पढ़ाई में होती है कि जब आप शुरुआत से किसी चीज़ के बारे में जानते रहते हो तो आपको आगे की चीज़ों को जानने की लालसा रहती है। तो चलिए, मेरा मानना है कि आपको जो है शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, संस्कृत साहित्य के इतिहास से। और इसीलिए मैं बहुत संक्षिप्त संक्षिप्त में, छोटे छोटे में वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो।